हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 सिविक्स से चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ज्योग्राफी क्लास 6 को भी कंप्लीट किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसी चैनल पे आपको 2 प्लेलिस्ट और देखने को मिलेगी जिसमें 9th और 10th की हिस्ट्री को कंप्लीट किया गया है। आप उनको भी जाके विजिट कीजिए, वो भी इक्वली बेनिफिशियल होगी। तो आज का चैप्टर करते हैं शुरू, जो है सरकार क्या है। जब हम ये नाम सुनते हैं सरकार, तो हम खाली ना एक नाम पर ही रह जाते हैं कि सरकार है क्या, एक्चुअल में सरकार काम क्या करती है। लोग बोलते हैं कि ये काम सरकार ने किया, वो काम सरकार ने किया, बट एक्चुअल में सरकार है क्या, काम कैसे करती है, उसकी क्या नीड है, क्या फंक्शन है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसकी रीडिंग करने के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद हम इसके नोट्स देख लेंगे। तो करते हैं शुरू। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें और स्कूल कहाँ बनवाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं, जैसे कि पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और अंत्योदय योजना है, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है टाइम टू टाइम सरकार चलाती रहती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ये क्यों गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्योंकि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर इनको चलाएगा तो ये अफोर्डेबल ही नहीं होंगे, आम आदमी इनका यूज़ कर ही नहीं पाएगा। आगे है सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। जो बॉर्डर है उन पे भी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, तो सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करते हैं। तो हम देखते हैं आगे। और है, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। 3 अंग हम पढ़ते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा कि सरकार क्या काम करती है। सरकार सामाजिक मुद्दों पर भी जो है कार्यक्रम चलाती हैं, और ये डाक वगैरह भी सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, रन करती हैं, और जो बॉर्डर्स वगैरह हैं उन पे भी हमारे लिए सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं। आगे देखते हैं। इसमें दे रखा था नीड, अब भी रखा है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं, काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। अब सारे के सारे हमारे देश में तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इतने सारे लोग जब एक साथ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें नियम कानून बनाने पड़ेंगे ना, ताकि हम इजीली आराम से रह सकें। तो आगे क्या रखा है, उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे अंधाधुंध तो हम यूज़ कर नहीं सकते। उस पर कंट्रोल होगा, किसका कंट्रोल होगा? उस एरिया की गवर्नमेंट का। देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। अगर हमारी जो है बाउंड्रीज ही वो नहीं होंगी, सेफ नहीं होंगी, तो हम अंदर भी क्या करेंगे? हम सेफ्टी से रह ही नहीं पाएंगे। एक डर का माहौल हमेशा बना रहेगा। लोगों के लिए सरकार कई तरीके के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब है सरकार के स्तर। हम देखते हैं 3 तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी हमें। एक मिलेगी लोकल लेवल पे, एक मिलेगी स्टेट लेवल पे, एक मिलेगी नेशनल लेवल पे। इसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें। दरअसल सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है। स्थानीय सरकार, जो कि लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद है राज्य के स्तर पर, और फिर है राष्ट्रीय के स्तर पर, जो मैंने आपको अभी तीनों गवर्नमेंट को बताया। आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है। और राज्य स्तर पर मतलब किसी भी स्टेट से, जैसे कि हरियाणा, हरियाणा की अलग से गवर्नमेंट होगी। अब नेशन पे तो पूरे देश के लिए की गवर्नमेंट होगी, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार मानी जाएगी। आगे है कहाँ पे आगे थे हम, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आगे चलकर आप पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे हम वन बाय वन एक एक मतलब लेवल पे गवर्नमेंट को पढ़ते रहेंगे। आगे है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं, और एक तरीके से ना लोगों को बाध्य भी किया जाता है। अगर इनको बाध्य नहीं करा जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा इन चीज़ों को मानने के लिए, तो कोई ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने का फायदा ही नहीं ना। तो आगे है एक एग्जाम्पल देखिए बता रखा है, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस बिना वो गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो क्या होगा? उसे सजा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। आगे देखते हैं। किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा होता तब कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी को नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि कानून के समक्ष तो सभी बराबर है। हमने पढ़ा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दे रखा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या सही कदम उठाने की जरूरत है, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर सरकार के प्रकार। अब हम देखते हैं सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। अब इन्होंने बना तो लिए, ये पावर उन्हें दे कौन रहा है कि वो ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन बनाए? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। अब 2 तरीके के हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक तो है लोकतंत्र, जो कि हमारे भारत में भी है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसे कैसे करते हैं? चुनाव के जरिए, इलेक्शन के जरिए लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। वो बताएंगे, वो आपके लिए अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेह होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज क्यों फॉर्म कर रहे हैं। अगर पॉलिसीज पसंद भी नहीं आती तो लोग आंदोलन करते हैं। दूसरा जो है तरीका, दूसरे तरीके की जो गवर्नमेंट है वो है राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी होते हैं, और इनके पास है ना अंतिम शक्ति जो है निर्णय लेने की, उन्हीं के पास है। और वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होते, किसी को भी जवाबदेह नहीं होते कि हमने ये जो है निर्णय क्यों लिया। वो सिर्फ एक निर्णय ले लेते हैं, और वो उनकी जनता को प्रजा ही कहेंगे, हम जनता तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो ही नहीं रहे। तो उनको मानने होते हैं वो, और अपने जो है लास्ट में दे रखा है कि अपने लिए गए निर्णय की उनको कोई सफाई देने की नीड होती नहीं है। आगे है लोकतांत्रिक सरकार। अब हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसके कुछ हम और पॉइंट्स पढ़ेंगे। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है ना। इब्राहिम लिंकन की जो डेफिनेशन है लोगों के द्वारा जो डेफिनेशन दे रखी है, वो बताती है कि लोकतंत्र है क्या।
आगे देखते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। लोग जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, ऐसा जो तंत्र हो ऐसा कोई शासन हो जिसमें लोग ही अपने ऊपर खुद शासन कर रहे हैं, वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। इसमें है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होगा। अब देखते हैं आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, क्योंकि हर कोई पर्सन थोड़ी ना जाके इलेक्शन में या किसी भी पोस्ट पे जाके अपॉइंट हो जाएगा। वो क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्ट जरूर लेते हैं, बट कोई कैंडिडेट होगा उसी को तो वोट करेंगे ना, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्र नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। ये है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार। ये देना होता है। ये 18 साल से ऊपर के लोग जो है, 18 या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, वो किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार। औरतें। आज़ादी से पहले ना हमारे देश में भी जो फीमेल्स थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता था। आगे है, केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का जो था अधिकार था जो पढ़े लिखे थे या किसी के पास संपत्ति थी। तो देखा जाए तो औरतें और गरीबों को वोट देने से दूर रखा जाता था, उनको ये अधिकार प्राप्त ही नहीं था। बट आज़ादी के बाद जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़े, हमारे जो बड़े थे जिन्होंने पूरा का पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, उन्होंने डिसाइड किया, उसी समय से जैसे ही हम आज़ाद हुए हमें तभी से जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ है, हम वोट दे सकते हैं। इसमें दे रखा है गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई और ये इंपॉर्टेंट है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता। ये जो पूरी की पूरी कोटेशन है ना, ये दे दी जाती है और पूछ लेंगे कि ये किसके शब्द है या ये कौन सी ऐसी पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसमें छपे थे। आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना। लास्ट में ये दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2-3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ बांटी नहीं है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। अब ये बता रखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से जो 18 तक चला, उसमें उस टाइम पीरियड में ना फीमेल ने जो है अपने लिए मताधिकार के लिए आंदोलन किए। इसको क्या कह रहे हैं, सरफेज कह रहे हैं। सरफेज मूवमेंट किया। ये शुरू कैसे हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना सारे के सारे जितने भी आदमी लोग थे वो वॉर में चले गए। तो जितने आदमियों के करने के काम थे ना वो औरतों ने किए। तो जब ये चीज़ समझी गई कि ये काम है ना औरतें भी कर सकती हैं, तो ये इक्वली जो है उतनी ही कैपेबल हैं जितने की मैन है। तो ये आया, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आया कि फीमेल को भी वोटिंग राइट होना चाहिए। महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में जो पहले से रूढ़िबद्ध जो स्टीरियोटाइप बना हुआ था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ, और टाइम के साथ साथ जो है इनकी जो ये मांग थी ये और भी ज़्यादा बढ़ती गई, और इन्होंने आंदोलन करने भी शुरू किए। थोड़ा सा दिखाना शुरू किया, जैसे कि लोहे की जंजीरों से बंधकर प्रदर्शन करना शुरू करा। अपने आप को हाथों में लोहे की जंजीरें बांध कर दिखाते थे कि देखो हम आज भी जो है फ्री नहीं है। इनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अब आ जाता है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अमेरिका में कब मिला, 1920 में। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में, और इंडिया में 1947 से ही मिला हुआ है। आज़ादी से ही हमें प्राप्त है। अब हम इसके जो नोट्स थे वो देख लेते हैं। वैसे तो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, बट देख लेते हैं हम। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे। आज सरकार जब तक खुद को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती तक मतलब क्यों नहीं कह सकती, जब तक उसके पास जो जितने भी उसके नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार ना दे, तब तक वो खुद को क्या नहीं कह सकती, लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती। 1931 में, ये हमने बिल्कुल लास्ट पढ़ा है, यंग इंडिया जो थी पत्रिका थी, मैगजीन थी, महात्मा गांधी जी की थी ये, और इनमें जो है इन्होंने एम्फेसाइज किया था फीमेल के वोटिंग राइट को। उसके बाद है महिला मताधिकार आंदोलन, ये हमने पढ़ लिया। अमेरिका में 1920 में मिला था, इंग्लैंड में 1928 में महिला मताधिकार मिला था। यहाँ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।